हमने लास्ट क्लास के अंदर बेसिक काइनेमेटिक्स के ऊपर बात कर ली थी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। उसमें हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का भी जिक्र किया था, और फिर हम शुरू कर गए थे अपने स्पीड टाइम ग्राफ्स के ऊपर। तो स्पीड टाइम ग्राफ्स के अंदर हमने फंडामेंटल जिक्र किया था कि भाई ग्राफ के एक्स पे क्या होता है, वाई पे क्या होता है, ग्रेडियंट से क्या पता चलता है, एरिया से क्या पता चलता है, तमाम बातें हमें नजर आई। तो फिर हमने ग्रेडियंट्स की कुछ कैटेगरीज देख ली थी कि अगर लाइंस स्ट्रेट हैं तो वो कांस्टेंट ग्रेडियंट की लाइंस होती हैं, और अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। लाइन जितनी वर्टिकल होती चली जाती है ग्रेडियंट उतना बढ़ता चला जाता है, स्लोप उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाती है। और अगर हम वेरिएबल ग्रेडियंट के हिसाब से बात करें, कर्व्स के लिहाज से बात करें, तो कर्व के अंदर लाजमी सी बात है भाई आपके पास चाहे वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेंज आ रहा होता है, डिपेंड करता है कि ग्राफ जो है वो वर्टिकल हो रहा है या हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो अगर ग्राफ वर्टिकल हो रहा है, जैसे लेफ्ट साइड के दो मैंने बनाए, तो उसमें हम ये कहते हैं कि भाई ग्रेडियंट इंक्रीज होगा, और अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल होना शुरू हो जाए तो हम ये कहते हैं कि हमारा ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज होगा। ग्राफ ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव से बनाएंगे, ग्राफ नीचे जाएगा तो नेगेटिव से बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज इसके जो केसेस हैं वो हम जिक्र में लेकर आते हैं। ठीक, सबसे पहला है हमारे पास ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन तो हमारी यही है, स्पीड ऑन द वाई एक्सिस, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। अब अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी स्पीड 0 होगी, तो जो ग्राफ बनेगा आपका वो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन on your x-axis because it basically says that the velocity is 0 throughout. उसका gradient 0 होगा, जिसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन भी 0 होगी, क्योंकि आपको याद है डिस्प्ले स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपका एक्सेलरेशन बता रहा है। इसका ग्रेडियंट 0 है, मतलब इसकी इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम ये कहेंगे the object is at rest. सही, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्पीड थ्रू आउट आपके पास 0 है। सही, टाइम गुजर रहा है, स्पीड 0 चल रही है। लेकिन अगर आप अगले ग्राफ को देखें जो ऑब्जेक्ट एट कांस्टेंट स्पीड है, ग्राफ इसका भी काफी सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। जैसे ये वाला ग्राफ बनाया मैंने, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ डेफिनेटली यू कैन से कांस्टेंट ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जो है इसका भी 0 है, लिहाजा एक्सेलरेशन भी इसकी 0 है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि आप देखो इसकी स्पीड 0 नहीं है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है स्पीड की, बस वो वैल्यू बढ़ नहीं रही है ना कम हो रही है, एक वैल्यू पे फिक्स हुई है। तो हम यहाँ पे कहेंगे the object is traveling at constant speed। सही, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 4, 5, 6, जो भी वैल्यू, मिसाल के 5 मीटर पर सेकंड है तो वो हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। टाइम इज पासिंग बाय, लेकिन इट्स 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, अगर एक और ग्राफ बनाऊं इस तरह से, तो ये जो है ब्लू वाला जो ग्राफ है, इट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज ट्रैवलिंग एट अ लोअर कांस्टेंट स्पीड। सही, ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग एट अ लोअर कांस्टेंट स्पीड। ये सिचुएशन है आपके पास ब्लू वाले ग्राफ में, मतलब अगर उसकी स्पीड 5 थी तो इसकी मिसाल के तौर पर 2 मीटर पर सेकंड है,
शुरू से लेके आखिर तक इसी 2 मीटर पर सेकंड है, नो इंक्रीमेंट्स एट ऑल। तो ये कांस्टेंट स्पीड्स के ग्राफ है। अब हम आते हैं 3 के ऊपर। थ्री में हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट a uniform or constant acceleration। इसका ग्राफ कैसा है? देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो ग्रेडियंट को कांस्टेंट होना जरूरी है। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक कांस्टेंट ग्रेडियंट की लाइन, लाइन ऑफ कांस्टेंट ग्रेडियंट। इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है क्योंकि लाइन के बारे में हमने कहा था कि लाइंस का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता, उनका स्लोप पहले जैसा ही होता है जैसा स्टार्ट में था, और पॉजिटिव है। सही, पॉजिटिव कैसे है भाई? ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, वक्त के साथ साथ आप देखेंगे ग्राफ राइज कर रहा है। सो द ग्राफ इज राइजिंग अप। इस वजह से मैंने कहा कि भाई इट्स ऑफ पॉजिटिव ग्रेडियंट। एक्सेलरेशन भी आपके पास कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप एट अ कांस्टेंट रेट। सही, इसका मतलब ये है कि भाई स्टार्ट 0 से हुआ था, 1 सेकेंड बाद मिसाल के तौर पर 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। यानी हर सेकेंड 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है, कांस्टेंट रेट पे स्पीड बढ़ती जा रही है। इसी तरह से अगर मैं एक और ग्राफ बनाता, वो ये होता ब्लू वाला ग्राफ। इसका भी कह लो कि स्पीड बढ़ रही है, लेकिन इसका ग्रेडियंट पहले के मुकाबले में कम है, तो ये भी स्पीड अप हो रहा है लेकिन एक स्लोअर रेट पे। ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप बट एट अ स्लोअर रेट। पहले के मुकाबले में इसका रेट कम है। मतलब अगर मैं इसकी इंक्रीमेंट दिखाऊं तो ये ऐसा जैसे 1 सेकेंड में सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है उसमें। इसका एक्सेलरेशन कम है इसमें। शुरू के अंदर आपके पास ये कह लीजिए कि भाई इसमें +2 चल रहा था, इसमें जो है वो +1 चल रहा है। तो ये एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की हो गई एक तरह से, और ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की हो गई एक तरह से। 2 का एक्सेलरेशन हो रही है, वहां पे 1 की एक्सेलरेशन, स्पीड दोनों में इंक्रीज हो रही है। यहां तक कोई मसला? नहीं सर। ठीक, फोर्थ पे आते हैं। यहां पे बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। इफ यू रिकॉल, डीसेलरेशन बेसिकली रेफर टू एज डिक्रीजिंग स्पीड। स्पीड कम हो रही होती है इसमें। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, लेकिन
ठीक है, मैंने ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि जो डिसेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एक ही रेट पे स्पीड कम हो रही हो. द ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट and so is the acceleration, but they are negative. See, वो negatives है. तो नेगेटिव होने के सिलसिले में क्यों किस तरह से पहचाना नेगेटिव है कि भाई ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, वक्त के साथ साथ द ग्राफ इज मूविंग डाउनवर्ड्स. अब हम इसको ये कहेंगे भाई द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन at a constant rate. Object is slowing down at a constant rate. इस चीज को आप नंबर्स में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई स्पीड जो थी पहले उस ऑब्जेक्ट की 10 मीटर पर सेकंड थी, एक सेकंड बाद वो हो गई मिसाल के तौर पे 8 मीटर पर सेकंड, फिर 6, 4, सही इस तरह से वो रिड्यूस होती चली जा रही है. हर सेकंड 2 का ड्रॉप है, सही हर सेकंड आपके पास 2 का ड्रॉप है. ये आपके पास डिसेलरेशन एक तरह से हो गई -2 की, हर सेकंड 2 का ड्रॉप आपके पास है, कांस्टेंट डिसेलरेशन होगा. और अगर हम आगे देखें तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाया जा सकता है. ये भी स्लो हो रहा है लेकिन जो रेट है इसका स्लो होने का वो कम है, स्पीड इसकी भी कम हो रही है, ग्राफ नीचे जा रहा है, डिसेलरेशन ये भी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये थोड़ा स्लो रेट पे डिक्रीज हो रहा है इस चीज में. तो ब्लू वाला जो है इट्स ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन at a smaller rate. सही मतलब ये है कि अगर ये भी 10 से स्टार्ट होता है, एक सेकंड बाद ये 8 पे नहीं होगा, ये भी 9 पे ही होगा, फिर 8 पे, फिर 7 पे, इस तरह से मामला चल रहा है. इट इज स्लोइंग डाउन बट इट्स स्लोइंग डाउन एट अ स्मॉलर रेट, नॉट दैट फास्ट. कहने का मकसद ये इसमें हर एक सेकंड में 1 का ड्रॉप आ रहा है, इसकी जो डिसेलरेशन हो गई वो 1 की हो गई, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने लिख दिया. इस पार्ट में कोई इशू नहीं सर, एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. ठीक है. तो अब तक हमने जो केसेस देखे उन केसेस के अंदर हमारे पास स्ट्रेट लाइंस थी, लाइन एट हॉरिजॉन्टल, सही है, लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस, फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले स्पीड के केसेस आ गए थे हमारे पास. अब तक हमने सब चीजें बात की थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर. अब हम बात करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन कि भाई स्पीड बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, लेकिन एक्सेलरेशन फिक्स नहीं होगी, एक्सेलरेशन में भी चेंज आ रहा होगा, इधर द एक्सेलरेशन विल बी इंक्रीजिंग और द एक्सेलरेशन वुड बी डिक्रीजिंग. तो अब हमारे पास सबसे पहला आता है इस केस में भाई ऑब्जेक्ट इन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो रही है. अच्छा भाई, एक्सेलरेशन ग्रेडियंट से शो होता है, तो इसका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा होगा, सही, इसी वजह से एक्सेलरेशन आपके पास यहाँ पे इंक्रीज हो रही होगी और पॉजिटिव भी होगा क्योंकि स्पीड बढ़ रही है ना आपकी. तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो ऐसा बनेगा, एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है, शुरू का जो पोर्शन है वहां पे अगर आप गौर करें इस हिस्से के अंदर
तो ये हिस्सा हमारे पास कंपैरेटिवली सही, इतना स्लोप नहीं है, लेकिन जो लास्ट वाला पोर्शन है उसका स्लोप देखो अच्छा खासा हो चुका है, इट्स वर्टिकल, इट्स वेरी वर्टिकल। उसका मतलब ये है कि जो स्पीड है वो बढ़ तो रही है लेकिन साथ साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ती जा रही है। ग्राफ इज गेटिंग मोर एंड मोर वर्टिकल और ग्राफ जा भी अपवर्ड डायरेक्शन में रहे, सही, तो ग्रेडियंट भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग at an increasing rate। सही, स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन साथ साथ स्पीड बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है। पहले इतना बड़ा इंक्रीमेंट नहीं आ रहा था लेकिन बाद में इंक्रीमेंट ज्यादा आना शुरू हो गया। अगर मैं इसको नंबर्स की फॉर्म में देखूं तो आप 0 मीटर पर सेकंड पे थे, 1 सेकंड बाद आप गए 1 मीटर पर सेकंड पे, अगले सेकंड आप 2 पे नहीं गए, आप 3 पे आ गए, फिर 6 पे आ गए, फिर आप 10 मीटर पर सेकंड पे आ गए। आपके पास स्पीड तो बढ़ रही है, स्पीड बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है आपके पास। ठीक है, तो स्टार्ट के अंदर अगर आप गौर करें तो पहले 1 का एक्सेलरेशन थी, फिर 2 की हुई, फिर 3 की हुई, फिर 4 की हुई। स्पीड पहले कम बढ़ी, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, ये एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। ऐसा है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने पहले थोड़ा सा पेडल प्रेस किया, सही है, एक सर्टेन एक्सेलरेशन में गाड़ी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने पेडल बहुत ज्यादा प्रेस करना शुरू कर दिया ताकि फ्यूल ज्यादा मिले इंजन को, उसमें फोर्स ज्यादा आए, वो ज्यादा स्पीड से अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सके। तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का केस होता है, स्पीड तो बढ़ रही है साथ साथ इसकी एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है। इसी तरह अगला वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ, ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन और ग्रेडियंट दोनों एक ही चीज है। और एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज नहीं हो रही, इट्स स्टिल एक्सेलरेशन, इट्स स्टिल इंक्रीजिंग स्पीड। जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ये है ग्राफ आपका। स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। Speed of the object is increasing at a decreasing rate। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ग्राफ ऊपर जा रहा है, इट्स पॉजिटिव, स्पीड इज इंक्रीजिंग, लेकिन रेट कम हो रहा है, जो कि आप यह देख सकते हो कि शुरू में द ग्राफ वाज अ बिट वर्टिकल, लेकिन आप अगर एंड का पोर्शन देखें तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो, काफी हद तक हॉरिजॉन्टल हो। थोड़ा टाइम अगर मैं और ड्रॉ करता तो ये शायद बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता, कि स्पीड बढ़ना रुक जाती। तो अगर हम इसको नंबर्स की फॉर्म में शो करते हैं तो ये ऐसा है कि आपकी स्पीड इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड थी, स्टार्ट में शूट आया, स्टार्ट के अंदर आपके पास एक शूट आया स्पीड के अंदर, 0 से वो चला गया, मिसाल ले लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड पे, फिर वो 9 पे गया, फिर 12 पे गया, सही, फिर 14 पे चला गया। ये वाला मामला है कि भाई स्टार्टअप तो उसने बहुत
हाई लिया था, एकदम से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ा दी, सही है, 5 का इंक्रीमेंट, फिर उसमें 4 का इंक्रीमेंट आया, फिर 3 का इंक्रीमेंट आया, फिर 2 का इंक्रीमेंट आया, तो एक्सेलरेशन कम होती जा रही है। पहले 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, फिर 4 हुई, 3 हुई, फिर 2 हुई, इट्स स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, एक्सेलरेशन इज स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन कम होती जा रही है। ये मोस्ट रियलिस्टिक ग्राफ है ये वाला। ज्यादातर यही होता है कि स्टार्ट आप हैवी लेते हैं, उसके बाद स्पीड बढ़ती तो है आपकी, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ पाते जिस रेट से वो पहले बढ़ रही है, और उसका इंक्रीजिंग रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। इन दोनों ग्राफ्स में कोई इशू? So clear है, thank you. ठीक है, 7 और 8 देख लेते हैं अब हम जरा। ये भी वेलोसिटी टाइम स्पीड टाइम ग्राफ्स। अब वो बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन इंक्रीजिंग डीसेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म या इंक्रीजिंग डीसेलरेशन। देखो इट्स डीसेलरेशन, इसका मतलब स्पीड कम हो रही होगी, ठीक है, ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आना होगा, लेकिन डीसेलरेशन इंक्रीज हो रही है। डीसेलरेशन इंक्रीज होने का मतलब ये है ये ग्राफ वर्टिकल होता जाएगा, इट्स मूविंग डाउन, क्योंकि आपके पास जो है वो ग्रेडियंट स्पीड कम हो रही है, लेकिन शुरू में द ग्राफ वाज अ बिट हॉरिजॉन्टल, नाउ द ग्राफ इज अ बिट वर्टिकल। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे द ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, oh sorry, सही, ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही होगी, लेकिन नेगेटिव है, इसलिए इसको डीसेलरेशन कहा जाएगा। स्पीड कम हो रही है ना, डीसेलरेशन। तो मैं ये जवाब दूंगा यहाँ पे कि द स्पीड इज इंक्रीजिंग, oh इंक्रीजिंग लिख दिया मैंने, माय बैड, द स्पीड इज डिक्रीजिंग at an इंक्रीजिंग रेट। स्पीड कम हो रही है, लेकिन जिस रेट पे स्पीड कम हो रही है वो रेट बढ़ रहा है। अगर शुरू के अंदर, जैसे मिसाल दीजिए, हम नंबर्स की फॉर्म में देते हैं कि हम स्टार्ट हुए थे 15 मीटर पर सेकंड से, शुरू में स्पीड कम तो हुई लेकिन ज्यादा नहीं हुई, 15 से 14 पे गई, फिर 12 पे आ गई, फिर 9 पे आ गई, फिर 5 मीटर पर सेकंड पे आ गई, ठीक है ना। तो जो ड्रॉप्स आ रहे हैं, पहले 1 का ड्रॉप आया,
फिर 2 का आया, फिर 3 का आया, फिर 4 का आया। डिसेलरेशन हो रही है, स्पीड कम होती जा रही है, लेकिन जिस रेट पे वो डिसेलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो रेट बढ़ रहा है। शुरू में स्पीड इतनी देर से नहीं गिरी जितनी बाद में गिरना शुरू। ठीक है ना, तो ये चीज है। और इसी तरह से लास्ट ग्राफ है आपका, तो ये है ऑब्जेक्ट इन डिक्रीजिंग डिसेलरेशन। डिक्रीजिंग डिसेलरेशन का मतलब स्पीड शुरू में ज्यादा कम होगी, लेकिन बाद में स्पीड का कम होना कम हो जाएगा। ग्राफ ऐसा होगा। ग्रेडियंट डिक्रीज होगा, इसलिए डिसेलरेशन भी डिक्रीज होगा आपके पास। यहाँ पे दिस इज समथिंग इज गोइंग डाउन, तो ग्रेडियंट नेगेटिव, इसलिए डिसेलरेशन भी आपके पास यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन एट अ स्लोअर रेट। Your object is slowing down at a decreasing rate. स्पीड गिर रही है, लेकिन जिस रेट पे स्पीड कम हो रही है वो रेट भी गिरता चला जाए। नंबर्स की फॉर्म में अगर हम देखें तो 15 से स्टार्ट हुआ, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा मामला, शुरू में एकदम से ड्रॉप आया 15 से 10 का, सही। फिर वहां से गए 6 पे, सही है, 6 से 3, 3 से 2, सही, या 3 से 1 कर लो, चलो इसको, ये वाला मामला है। See, you had a drop of 5 at the start, then a drop of 4, then a drop of 3, drop of 2. So, इस तरह से आपके पास ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि आप ग्राफ का ग्रेडियंट देख सकते हो, स्टार्ट के अंदर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा था, आखिर में आके जो ग्रेडियंट है वो काफी हद तक कम हो चुका है। शुरू में ग्रेडियंट काफी ज्यादा था हमारे पास, लेकिन फिर ये है कि ग्रेडियंट हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो चुका है। अब हम ये करते हैं कि जो तमाम केसेस हैं उनका कंबाइन ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तक हमने ये सब चीजें पढ़ ली हैं। अब कंबाइन ग्राफ्स की एनालिसिस करेंगे, भाई इसमें 2-3 शेप्स एक साथ आ रही हैं, कैसे डील करेंगे। स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम के सारे ग्राफ्स हैं, इन सेगमेंट्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पे गिवन है। हम टाइम इंटरवल्स को यूज करते करते डिस्क्रिप्शन देते हैं कि भाई 0 से 10 में क्या हो रहा है, 10 से 20 में क्या हो रहा है, 20 से 30 में क्या हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 0 से 10 तक, तो 0 मीटर पर सेकंड से लेके 0 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक स्पीड तो बढ़ी है, लेकिन स्पीड का बढ़ना कुछ ऐसा हुआ है कि शुरू में स्पीड इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ी है, फिर वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ी। मतलब शुरू में एक्सेलरेशन बढ़ी, फिर एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो गया, जब तक आप 10 मीटर पर सेकंड पे पहुंचे। तो मैं इसमें ये कह सकता हूं कि भाई स्पीड इंक्रीजेस initially with increasing acceleration and then with decreasing acceleration. शुरू में एक्सेलरेशन ज्यादा, फिर एक्सेलरेशन आपके पास यहाँ पे कम हो गई। लेकिन एक्सेलरेशन है क्योंकि आपका ग्राफ ऊपर जा रहा था, ये सब अभी ऊपर ही जा रहा है।
तो उसके बाद 10 से लेके 30 तक अगर आप ऑब्जर्व करें तो 10 से लेके 30 तक स्पीड आपकी कांस्टेंट है, स्पीड वेरी नहीं कर रही, वो जितनी भी हो गई थी अचीव उस पर है। तो 10 से लेके 30 तक स्पीड इज कांस्टेंट एंड हेंस एक्सेलरेशन इज 0, क्योंकि जब स्पीड कांस्टेंट है तो इसी वजह से है ना कि एक्सेलरेशन 0 है। थर्टी के आगे अगर आप देखें तो एकदम से ड्रॉप आया और बड़ा सडन ड्रॉप आया, तो ये है तो डिसेलरेशन, स्पीड डिक्रीज है, और एक कांस्टेंट डिसेलरेशन, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो लाइन है, कर्व नहीं है कि डिसेलरेशन बढ़ रही होती है कम होती है, एक लाइन है, तो मतलब इट्स डिसेलरेशन एंड इट्स लार्ज वैल्यू ऑफ डिसेलरेशन, इट्स अ कांस्टेंट डिसेलरेशन। हम ये बोलेंगे भाई स्पीड डिक्रीजेस at a constant deceleration। सही, स्पीड कम हुई है कांस्टेंट डिसेलरेशन के। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें एनालिसिस में, या कोई पार्ट इसका कोई हिस्सा जो इश्यू हो गया हो? से क्लियर है अभी तक। ठीक है, अब हम आते हैं इधर नेक्स्ट उसके ऊपर, इसको आप मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा साथ साथ। जी सर। 0 से तो लेके फ्रॉम 10 तक 0 to 30 इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है और स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है ग्रेजुअली विद टाइम, एंड फ्रॉम 30 ऑनवर्ड्स ओके it 0 to 10। increases with increasing acceleration, 0 से 10 तक है। What about from 10 to 20? या 10 to 30 सॉरी। 10 to 30 increasing acceleration है, and the line will eventually be like vertical हो जाएगी। 10 if से लेके अगर 30 होता तक ग्राफ continue स्ट्रेट होता लाइन है, constant speed है। स्पीड तो I don't इंक्रीज हो think रही so है constant लेकिन है। एक्सेलरेशन हाँ कांस्टेंट है, okay क्योंकि ग्रेडियंट से ना एक्सेलरेशन पता चलती है। स्पीड इंक्रीजेस विद कांस्टेंट ठीक है। एक्सेलरेशन। अगर 30 से आगे देखो, आप 30 के बाद क्या कहोगे? Speed decreases at a constant deceleration। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये सेगमेंट्स बने हुए हैं, सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे सेगमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सेगमेंट 1 में आप मुझे बताएं स्पीड और एक्सेलरेशन पे क्या हो रहा है? Say increasing speed with increment in acceleration। और एक्सेलरेशन क्या बताया आपने? Say increase हो रही है। ठीक है, स्पीड भी इंक्रीजेस और एक्सेलरेशन भी इंक्रीजेस, ठीक है। सेगमेंट 2 में Say constant speed एंड एक्सेलरेशन is constant। कांस्टेंट और खास कोई नंबर इसका? 0, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना, इसका मतलब Okay एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही है, 0 एक्सेलरेशन है। तो खैर वो कांस्टेंट, लेकिन उसको बेहतर होता है कि हम 0 बोले, क्योंकि वो एक स्पेशल केस आ जाता है। sure। Say speed is increasing or the acceleration is constant।
सेगमेंट 4 The ये speed is like decreasing, deceleration, speed decreases and the acceleration is like constant. totally decreasing ही है, straight जब तक line लाइन पे है ना, जब तक लाइन है उस वक्त तक ग्रेडियंट Okay. कांस्टेंट, जब कर्व आते हैं ना तो ग्रेडियंट चेंज होता है। इसलिए जहां भी लाइन दिख जाए समझ जाइएगा कि ये कांस्टेंट ही है एक्सेलरेशन। बस ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ सकता है। तो ये डीसेलरेशन है, इसलिए इसको नेगेटिव साइन के साथ शो कर देंगे आप। So सेगमेंट 5 5 is the speed is decreasing ठीक है, and the acceleration is decreasing, negative होगी, हाँ नेगेटिव में, और क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, decreasing. ठीक है। with the negative deceleration. 6 is 6 decreasing speed at a constant, नहीं, yeah, constant क्या कहते हैं deceleration. constant deceleration, सही है ना। तो Yeah. ये हमने बहुत सारे अपने केसेस जितने पढ़े थे उनमें से काफी चीजों का हमने यूज कर लिया। अब जरा कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर इधर ध्यान दे देते हैं। अब तक हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस की थी, क्वांटिटेटिव नहीं की, नंबर्स की फॉर्म में एनालाइज नहीं किया था उसको क्वांटिफाई करके। तो अब अगर ये देखें भाई कैलकुलेशंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया गया है। हम हर स्पेसिफिक इंटरवल्स में एक्सेलरेशंस और डिस्प्लेसमेंट्स को डिटरमाइन करेंगे। देखिए जब भी ग्राफ गिवन हुई तो इंफॉर्मेशन ग्राफ से ही निकाली जाएगी, इक्वेशंस का ऐसा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन हमें पता है कि ग्रेडियंट से निकलता है, डिस्प्लेसमेंट और एरिया से। अब ग्रेडियंट को देखो, सबसे पहले 0 से 4 सेकंड्स का हम सेगमेंट उठाते हैं। ग्रेडियंट हो जाता है भाई y2 माइनस y1 1x2 माइनस x1, सही। तो आप दो कोऑर्डिनेट्स उठा लीजिए, एक ये वाला कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने और एक ये वाला कोऑर्डिनेट ले लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेडियंट से निकलता है तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो y है 5, y2 is 5, y1 is 0 upon x2 minus x1 that is 4 minus 0. So 5 upon 4 that gives me 1.25 मीटर पर सेकंड। ये हमने यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन निकाली। इसी तरह 4 से 14 एक्सेलरेशन निकाली। तो भाई ग्रेडियंट तो है लेकिन हमें पता है ग्रेडियंट 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ग्रेडियंट निकालने का फायदा नहीं है। तो मैंने एज इट इज लिख दिया कि भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है आपके पास 0 होगी। और अगर थर्ड पे आइए 14 से 16 की बात करें, इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक है 14,5, मैं लिख देता हूँ यहाँ पहले कोऑर्डिनेट्स, और 16,10। ठीक है, अब आप ग्रेडियंट निकालिए। So 14 minus 5 14 from minus 5, 10 minus 5, okay. y2 minus y1 है, One for, जी sir, 16 minus 14 5 5 upon 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जी sir. अब डिस्प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट्स क्या है या डिस्टेंस क्या है, ये आपको एरिया से मिलेगा। तो स्टूडेंट्स को डिस्टेंस कहना चाहिए मुझे। शुरू में हम 0 से 4 तक का रीजन देखते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है।
जी सर। ट्रायंगल का एरिया हमें पता है भाई हाफ बेस इनटू हाइट होता है, बेस में 4, हाइट में 5, हाइट 5। हो जाएगा 5 2 10 मीटर्स। आपको एक ये पता चल गया कि भाई शुरू का जो डिस्टेंस है d1 that is equal to 10 meters। अगर d2 की बात की जाए तो d2 एक रेक्टेंगल है, जी सर। 10 into 5। बिल्कुल। क्या इंटू 5? 10 multiplied by 5। सही से मैं 14 सुना था, सॉरी। जाएगा 50 मीटर्स d2। और लास्ट हमारा जो शेप है d3, पैरेललोग्राम। ठीक है। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू लेंथ। मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाफ a प्लस b इंटू एच लिख दो लेट्स से। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? 5 and 5 and 10, 10। और जो गैप है वो 2 का है। ये हो जाएगा 15 मीटर्स d3। फिर लास्ट मैंने इसमें पूछा कि भाई एवरेज स्पीड बताइए। हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो पता है, इट्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मुझे एवरेज स्पीड चाहिए तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 10 प्लस 50 प्लस 15 divided by the time taken is 16 seconds। ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। 4.6875, 4.69 in short। ये आपके पास इसकी एवरेज स्पीड होगी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं सर, एवरीथिंग इज क्लियर। हमने क्वालिटेटिव अप्रोच भी देख ली और हमने क्वांटिटेटिव अप्रोच भी देख ली। स्पीड टाइम ग्राफ से डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट हो सकता है, और अगर सिर्फ एग्जाम में वर्डिंग्स हमसे मांगे कि भाई एक्सप्लेन कीजिए, तो हम वो भी देख चुके हैं कि एक्सप्लेनेशन किस तरह से दी जाए। अब ये थोड़ा सा एक जनरल है कि अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं, सही है, तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालने का जो बेसिक तरीका होता है वो हमारे पास ये होता है कि हम हमेशा ग्राफ एक इस तरह से लाइन से ड्रॉ करते हैं। मतलब जैसे कर्व है, मुझे एरिया निकालना है, मतलब ये इसके अंदर जो एरिया है वो किसी फॉर्मूले के थ्रू नहीं निकल सकता अभी, क्योंकि अभी मसला ये है कि ये कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। इसको सेक्टर भी ट्रीट नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें इसका एंगल और ये भी नहीं पता इसका एवरेज रेडियस क्या है, इसका रेडियस भी चेंज हो रहा हो सकता है। तो हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम अप्रोक्सीमेट निकालते हैं। सही। अब अप्रोक्सीमेट निकालने का तरीका हमारे पास ये होता है कि हम जो एरिया अंडर द ग्राफ है उसको लाइन में कन्वर्ट करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई जो कर्व है इसको लाइन बनाओ। अब अगर मैं लाइन ऐसे बना दूं, ठीक, अब अगर मैं लाइन ऐसे बना दूं तो मेरे पास जो एरिया आएगा इस लाइन के नीचे, वो ये वाला है। लेकिन इसकी वजह से एक मसला हुआ। मसला ये हुआ कि ये जो एरिया था ना, सही, दिस इज अनअटेंडेड एरिया, unattended area, so this way is actually a wrong way of approximating। सही, ये तरीका गलत तरीका है। सही, आप इस तरह से कभी भी अप्रोक्सीमेट नहीं करते।
आपका तरीका ये होता है कि भाई लाइन ऐसे ड्रॉ करो कि अगर थोड़ा एरिया लीव हो रहा है तो थोड़ा सा एरिया कंसीडर भी हो जाए, ताकि जो ऑन एवरेज एरिया बन रहा था वो सेम है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ कि मैंने थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा कंसीडर किया, थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया, तो जो एरिया लीव किया है वो और जो एरिया कंसीडर किया है वो दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ये जो एक्स्ट्रा, ये जो लीव किया मैंने एरिया यहाँ से, और ये जो एक्स्ट्रा एरिया मैंने कंसीडर किया, दे बोथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो मेरा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसके एरिया डिटरमिन करूंगा, ये जो मेरे पास आया, आई एम गोना डिटरमिन द एरिया ऑफ दिस रीजन। सही, ये जो आएगा ना आपके पास, ये करेक्ट एरिया आएगा, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आएगा। दिस इज द राइट वे। You leave some portion and you consider some portion extra, ताकि आपके पास जो है वो एक अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम बन सके। एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे कभी भी एग्जामिनर नहीं मांगता। तो स्क्रीन ही बंद हो गई। ठीक है, ये चीज है। और लास्ट, अगर आपको कभी भी किसी कर्व के पॉइंट के ऊपर आपको ग्रेडियंट निकालना हो, तब हमेशा उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद फिर उस ग्राफ का आप पॉइंट का ग्रेडियंट निकालेंगे। ये कर्व तो आप जानते ही हैं कि भाई कर्व इज इट्स लाइन ऑफ द वेरिइंग ग्रेडियंट्स। सही, कि आपके पास ग्रेडियंट हर जगह पे वेरी हो रहा होता है, इस वजह से जिस भी पॉइंट पे एग्जामिनर आपसे बोले कि भाई स्पीड टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन निकाल के दीजिए, तो आप उस पॉइंट पे पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और फिर टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आप उस जगह के ऊपर ग्रेडियंट ला लेंगे, ताकि आपको उस जगह पे एक्सेलरेशन पता चले कि इस वक्त की एक्सेलरेशन। सही है, गेट द आइडिया? जी सर। ठीक है, आज का लेसन यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स के ऊपर बात करेंगे और इसे भी हम मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है सर।